सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत है अपने चैनल सक्सेस फर्स्ट के अंदर। इस वीडियो से पहले आप पढ़ चुके हैं अम्ल और क्षार को, आप पढ़ चुके हैं लवण को। आज हम इनकी थ्योरीज पढ़ेंगे, इनके सिद्धांत पढ़ेंगे कि ब्रांस्टेड-लॉरी ने क्या कहा था, आरेनियस ने क्या कहा था अम्ल और क्षार के बारे में। तो उसको हम एक मैप से अच्छी तरीके से डिस्कस करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे अभी तक नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए अच्छे से, ताकि दूसरे जो विद्यार्थी हैं वो भी अपने इस चैनल से फ़ायदा ले सकें। तो विद्यार्थियों, आपको क्या करना है, आपको लाइक करना है, शेयर करना है अधिक से अधिक मित्रों तक, ताकि वो भी इस वीडियोस का बेनिफिट उठा सकें। तो सबसे पहले विद्यार्थियों, आज हम डिस्कस करेंगे आज अम्ल क्षार के सिद्धांत को, थ्योरीज को। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अम्ल क्षार सिद्धांत। अगर हम अम्ल क्षार सिद्धांत की बात करते हैं तो नॉर्मली अम्ल और क्षार को परिभाषित करने वाले तीन प्रकार के सिद्धांत, तीन प्रकार की अवधारणाएं मिलती हैं। अम्ल और क्षार को नॉर्मली विद्यार्थियों तीन प्रकार की अवधारणाओं के द्वारा समझाया जाता है, जिसके अंदर सबसे पहली जो अवधारणा रहती है विद्यार्थियों, वो रहती है आरेनियस की अवधारणा। आरेनियस की अवधारणा। उसके बाद 2 नंबर पे विद्यार्थियों हम पढ़ेंगे ब्रांस्टेड-लॉरी की अवधारणा। किसकी अवधारणा विद्यार्थियों? ब्रांस्टेड-लॉरी की अवधारणा। और 3 नंबर पे हम पढ़ेंगे लुईस की संकल्पना, जो सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे इंपॉर्टेंट है, लुईस संकल्पना। तो इस लेक्चर के अंदर तो हम तीनों के तीनों विद्यार्थियों नहीं ले पाएंगे, हम पहली वाली जो दोनों हैं वो ले लेंगे। कौन कौन सी? पहली हमारी रहेगी आरेनियस की संकल्पना, आरेनियस की अवधारणा, दूसरी है ब्रांस्टेड-लॉरी की अवधारणा, और तीसरा है लुईस संकल्पना, जिसमें से हम पहला और दूसरा इस लेक्चर के अंदर ले लेंगे, ताकि हमारा जो लेक्चर है वो लंबा नहीं बने। सबसे पहले अगर मैं बात करूं आरेनियस की अवधारणा की, तो इसको हम देखते हैं। विद्यार्थी, मेरे पास यहाँ पे एक बीकर है। क्या है विद्यार्थियों? मेरे पास यहाँ पे एक बीकर पड़ा हुआ है। इस बीकर के अंदर विद्यार्थियों हम क्या करते हैं? जल भर देते हैं। क्या करते हैं विद्यार्थियों? इस बीकर के अंदर हम इस प्रकार से जल भर देते हैं, और बीकर के अंदर विद्यार्थियों क्या है? वाटर है, जल है। तो यहाँ पे मैंने क्या कहा कि यहाँ पर कोई पदार्थ है। क्या है? अब अम्ल और क्षार की बात नहीं करके मैं किसकी बात कर रहा हूँ? पदार्थ की बात कर रहा हूँ। इस पदार्थ को हमने किसके अंदर डाल दिया विद्यार्थियों? इस पदार्थ को हमने डाल दिया इस बीकर के अंदर, जिसके अंदर पहले से वाटर है। अगर ये पदार्थ इस वाटर के अंदर या इस जल के अंदर विद्यार्थियों घुल जाता है, अगर ये पदार्थ जल के अंदर या वाटर के अंदर विद्यार्थियों क्या होता है? घुल जाता है, और घुलने के बाद विद्यार्थियों अगर वो H+ आयन देता है। कैसा आयन देता है? H+ आयन देता है, हाइड्रोजन आयन देता है जिसे हम कहते हैं। तो वे पदार्थ जो जलीय विलयन में घुलकर H+ आयन देते हैं, वो विद्यार्थियों क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। और वे पदार्थ विद्यार्थियों जो जल में घुलकर OH- आयन देते हैं। कैसा आयन देते हैं? OH- आयन देते हैं। इसका मतलब वो विद्यार्थियों कैसे हो जाएंगे? वो यहाँ पे हो जाएंगे क्षार। अगर H+ आयन देते हैं तो वो क्या होंगे? वो अम्ल होंगे। अगर वो OH- आयन देते हैं, इसका मतलब वो क्या हो जाएंगे? वो क्षार हो जाएंगे। ये इतना मेथड है, आपको समझना पड़ेगा। H+ आयन हाइड्रोजन आयन अम्ल है, OH- आयन इसको एक और नाम दे सकते हो आप, हाइड्रोक्सिल आयन, हाइड्रोक्सिल आयन। तो हाइड्रोक्सिल आयन या OH- आयन अगर जल में घुलकर कोई पदार्थ देता है तो वो क्षार है, वो बेस है। और कोई पदार्थ अगर जल में घुलकर H+ आयन देता है, मतलब वो एसिड है, वो अम्ल है। तो ये तो बात हो गई अम्ल की, और ये बात हो गई क्षार की, कि अम्ल या क्षार क्या होते हैं। इसके बाद विद्यार्थियों अलग प्रकार के और भी कॉन्सेप्ट आते हैं, जिसको भी हम अच्छे से डिस्कस करेंगे, अच्छे से समझेंगे कि वो कौन कौन से होते हैं। तो हम बात करते हैं सबसे पहले
आर्हेनियस की संकल्पना की। तो आर्हेनियस की संकल्पना को आप वापस से गौर से विद्यार्थियों समझने का प्रयास करिएगा कि आर्हेनियस की संकल्पना क्या रहती है। तो मैंने क्या कहा, जो अम्ल होंगे वो जल में घुलकर कैसा आयन देंगे, H+ आयन देंगे। जो विद्यार्थियों का क्षार होंगे, क्षार क्या करते हैं, जल में घुलकर कैसा आयन देते हैं, OH- आयन देते हैं। अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस अब देखिए, अब हम अम्ल और क्षार को दो भागों में बांटेंगे। अम्ल के भी दो पार्ट्स पढ़ेंगे, क्षार के भी दो पार्ट्स पढ़ेंगे। तो मैंने यहाँ पे पहले लिख दिया ये अम्ल, क्या लिख दिया, अम्ल लिख दिया, और यहाँ पे मैंने ये लिख दिया क्षार। अब इसके हम दो पार्ट्स करते हैं। पहले हम अम्ल के दो पार्ट्स करेंगे, फिर हम क्षार के दो पार्ट्स करेंगे। अम्ल को हम कहेंगे एक प्रबल अम्ल होता है, एक दुर्बल अम्ल होता है। उसी प्रकार से विद्यार्थियों क्षार के अंदर भी प्रबल क्षार होते हैं और क्या होते हैं, दुर्बल क्षार होते हैं। तो दो बातें आपको याद रखनी है। पहली चीज, अम्ल के अंदर प्रबल अम्ल होते हैं, दुर्बल अम्ल होते हैं। क्षार के अंदर प्रबल क्षार होते हैं, दुर्बल क्षार होते हैं। ये डेफिनेशन भी विद्यार्थियों किसने दे दी थी, आर्हेनियस ने दे दी थी। हमने पहले कहा था कि अम्ल जो होता है वो जल में घुलकर कैसा आयन देता है, H+ आयन देता है। अगर किसी अम्ल का जल में पूर्णतया आयनन हो जाता है, जल में वो पूरी तरीके से आयनित हो जाता है, हम कहेंगे उसका पूर्णतया यानी कि पूर्ण रूप से आयनन हो जाए। अगर किसी अम्ल का पूर्णतया आयनन हो जाए या पूरी तरीके से आयनन हो जाए, हम कहेंगे प्रबल अम्ल है। और अगर किसी अम्ल का पूर्णतया आयनन नहीं होता है, जल में घुलकर वह पूरी तरीके से आयनित नहीं होता है, पूर्णतया आयनित नहीं होता है। पूर्णतया आयनित नहीं होने का मतलब ये हुआ कि अम्ल दुर्बल अम्ल है। आगे बात करते हैं हम प्रबल क्षार की और दुर्बल क्षार की। इसकी डेफिनेशन में बता चुका हूं। क्षार वे पदार्थ हैं जो जल में घुलकर OH- या हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं। प्रबल क्षार का मतलब है पूरी तरीके से घुलकर OH- आयन देना। वे क्षार जो जल में पूरी तरीके से आयनित हो जाते हैं, पूर्णतया आयनित हो जाते हैं। अगर ये दो वर्ड भी आप याद रखते हो तो बहुत है, पूर्णतया आयनन। अगर कोई क्षार पूरी तरीके से जल में घुलकर आयनित होता है, मतलब वो प्रबल क्षार कहलाएगा। दुर्बल क्षार कब कहलाएगा, जब उसका पूर्णतया आयनन नहीं होगा, जल में घुलकर वह पूरी तरीके से, या हम यूं कहेंगे कि उसका पूर्णतया आयनन जो है विद्यार्थियों वो नहीं होता है, पूर्णतया आयनन नहीं होता है। वे क्षार जो जल में घुलकर पूरी तरीके से आयनित नहीं होते हैं, दुर्बल क्षार कहलाते हैं। तो ये ऑल ओवर हमने डिस्कस किया आर्हेनियस के अंदर प्रबल अम्ल को, दुर्बल अम्ल को, प्रबल क्षार को, दुर्बल क्षार को। चले हम आगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं विद्यार्थियों हाइड्रोनियम आयन की। किसकी बात करेंगे हम, हाइड्रोनियम आयन की। हाइड्रोनियम आयन। अब आप कहोगे कि सर ये हाइड्रोनियम आयन क्या होता है। देखिए, तो यहाँ पे मैं सबसे पहले एक बीकर बना देता हूँ, इस प्रकार का एक बीकर बना देता हूँ। ये मैंने यहाँ पे विद्यार्थियों बीकर बना दिया। इस बीकर के अंदर अपने क्या भर दिया, अपने भर दिया एसिड का विलयन यानी कि अम्ल भर दिया, और अम्ल के साथ में हमने इसमें क्या डाल दिया, वाटर डाल दिया। ये देखो इस प्रकार से ये अम्ल हो गया, और इसी के अंदर विद्यार्थियों हमने क्या डाल दिया था, इसी के अंदर हमने जल डाल दिया था। जल का फॉर्मूला हम जानते हैं विद्यार्थियों क्या होता है, H2O होता है। और यहाँ पर जो एसिड डाला है, और हम जानते हैं कि एसिड से कौन सा आयन निकलता है, H+ आयन निकलता है। यहाँ पर जो एसिड हमने वाटर के अंदर डाला था वो कैसा आयन देगा, जो एसिड हमने वाटर के अंदर डाला था विद्यार्थियों
वो H प्लस आयन देता है। अकॉर्डिंग टू आर्रेनियस जो H प्लस आयन है ये अत्यधिक क्रियाशील होता है। क्या होता है विद्यार्थियों? अत्यधिक क्रियाशील होता है। तो यहाँ पे मैंने लिखा ये अत्यधिक क्रियाशील होता है, और अत्यधिक क्रियाशील होने के कारण ये इस वाटर के साथ में क्या कर लेता है? रिएक्शन कर लेता है। फॉर एग्जाम्पल हमने इसके अंदर एसिड डाला HCl, जिसका आयनन इस प्रकार से होता है H प्लस और Cl माइनस के रूप में। अब इस एसिड से जो H प्लस आयन निकला है ये अत्यधिक क्रियाशील होने के कारण किससे क्रिया करेगा? वाटर से क्रिया करेगा, जल से क्रिया करेगा। और जो ही जल से क्रिया करेगा तो एक नया आयन बन जाएगा H3O+, और इसी आयन को विद्यार्थी हम क्या कहते हैं? इसी आयन को हम कहते हैं हाइड्रोनियम आयन। तो ये प्रोसेस थी हाइड्रोनियम आयन के बनने की, कि हाइड्रोनियम आयन का निर्माण कैसे होता है। आगे चलते हैं हम। अब आर्रेनियस की संकल्पना के अनुसार ये हमने अम्ल लिख दिया, ये हमने क्षार लिख दिया। अम्ल विद्यार्थियों कैसा आयन देते हैं? H प्लस आयन देते हैं। क्षार कैसा आयन देते हैं विद्यार्थियों? OH माइनस आयन देते हैं। तो ये तो आयनों की बात हो गई कि कौन कौन से आयन देते हैं। कभी भी विद्यार्थियों हम इस अम्ल को इस क्षार के साथ में मिला देते हैं, कभी भी जब हम किसी अम्ल को किसी क्षार के साथ में मिला देते हैं तो अम्ल से जो H प्लस आयन बनता है और क्षार से जो OH माइनस आयन बनता है, ये दोनों विद्यार्थी आपस में क्या करते हैं? रिएक्शन करते हैं, आपस में अभिक्रिया करते हैं। और ये दोनों आपस में जब भी अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनेगा? वाटर बनेगा, जल बनेगा, H2O बनेगा। और जब कभी भी अम्ल और क्षार की रिएक्शन से H2O बनता है, इसका मतलब इस रिएक्शन को क्या कहेंगे हम? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहेंगे। उदासीनीकरण अभिक्रिया कहेंगे। तो ये हमने लिख दिया, ये अभिक्रिया कैसी अभिक्रिया हो गई? उदासीनीकरण अभिक्रिया हो गई। तो अम्ल से H प्लस आयन बनता है, क्षार से OH माइनस आयन बनता है, और ये दोनों आयन जब आपस में क्रिया करते हैं तो जल बनाते हैं, और इस जल के साथ में कुछ मात्रा में क्या निकलती है विद्यार्थियों? ऊष्मा निकलती है। इसलिए इसको उदासीनीकरण अभिक्रिया के साथ साथ में ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी कहते हैं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी कहते हैं। तो ये बात हो गई हमारी उदासीनीकरण अभिक्रिया की। बात करें हम विद्यार्थियों आर्रेनियस की संकल्पना की, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ आर्रेनियस की संकल्पना। तो आर्रेनियस की संकल्पना विद्यार्थियों केवल H प्लस आयन युक्त अम्लों के लिए, H प्लस आयन युक्त अम्लों के लिए और OH माइनस आयन युक्त हाइड्रोक्सिल आयन युक्त क्षारों के लिए ही लागू है। बस आर्रेनियस की संकल्पना किन किन के लिए लागू है? तो आर्रेनियस की संकल्पना पहली तो वे अम्ल जिसके अंदर हाइड्रोजन आयन है उनके लिए लागू है, और वे क्षार जिनके अंदर हाइड्रोक्सिल आयन है उनके लिए लागू है। बाकी वे अम्ल या वे क्षार जिनके अंदर हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोक्सिल आयन नहीं है, वहां पर ये आर्रेनियस की संकल्पना काम नहीं करेगी। आप समझ रहे हो इस बात को? एक बार आप आर्रेनियस की संकल्पना को रिवाइज कर लीजिए। हमने क्या कहा था आर्रेनियस की संकल्पना के अकॉर्डिंग कि वे पदार्थ जो जल में घुलकर H प्लस आयन देते हैं अम्ल कहलाते हैं। और हमने कहा था आर्रेनियस की संकल्पना के अनुसार कि वे पदार्थ जो जल में घुलकर OH माइनस आयन देते हैं, हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं, क्या कहलाते हैं? क्षार कहलाते हैं। ये हमने पढ़ा था। उसके बाद में हमने डिस्कस किया कि अम्ल तो हमेशा H प्लस आयन देते हैं, क्षार हमेशा OH माइनस आयन देते हैं अकॉर्डिंग टू आर्रेनियस। ये ध्यान रखना है। यहाँ पे हमने अम्ल की भी बात की, यहाँ पे हमने क्षार की भी बात की। अम्ल दो टाइप के होते हैं, प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल। अकॉर्डिंग टू आर्रेनियस प्रबल अम्ल का मतलब है जो पूर्णतया आयनित हो जाते हैं, और दुर्बल अम्ल का मतलब है जो पूर्णतया आयनित नहीं होते। यहाँ पे मैं इसके कुछ एग्जाम्पल भी आपको बता देता हूँ प्रबल अम्लों के। तो यहाँ पे एक तो मैंने लिखा है यहाँ पे HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसका आयनन होता है इस प्रकार से H प्लस Cl माइनस। यहाँ पर जो विद्यार्थियों यह हाइड्रोजन आयन बना है इसका पूरी तरीके से जल में क्या हो जाता है?
आयनन हो जाता है, ये आयनों में पूरी तरीके से टूट जाते हैं। इसका मतलब है ये कैसा अम्ल हो गया, ये प्रबल अम्ल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल आप इसी के अंदर याद रख सकते हो, H2SO4, इसमें इसका आयनन इस प्रकार से होगा 2H+ और SO4 + SO4 2-। तो प्रबल अम्ल कौन से होंगे, एक तो होगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, दूसरा होगा सल्फ्यूरिक अम्ल। इसी प्रकार से जिसका पूर्णतया आयनन नहीं होता, जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा CH3COOH, यहाँ पे देखें CH3COOH का आयनन होगा CH3COO- और बनेगा हाइड्रोजन आयन। यहाँ पर जो विद्यार्थियों एसिटिक अम्ल हैं, इसका जल में पूरी तरीके से या पूर्णतया आयनन नहीं होता है। यहाँ पर कहने का मतलब है कि यहाँ पर एसिटिक अम्ल का पूरी तरीके से जल में क्या नहीं होता है विद्यार्थियों, आयनन नहीं होता है। और आयनन पूरी तरीके से नहीं होता मतलब अम्ल कैसा है, दुर्बल अम्ल है। इसी प्रकार से एक और अम्ल होता है H2CO3, ये भी एक प्रकार का विद्यार्थियों दुर्बल अम्ल ही है। बात करते हैं हम प्रबल क्षार की, जिसका पूर्णतया आयनन होता है, वो है NaOH और वो विद्यार्थियों है KOH। एक को देख लो, दूसरा समझ लो। इस प्रकार से आपको चिन्ह लगाने हैं, यहाँ पे K+ लिखना है, OH- लिखना है, बीच में प्लस का चिन्ह लगाना है। OH- का मतलब है यहाँ पे जो ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, इसका जल में पूरी तरीके से क्या हो जाता है, आयनन हो जाता है। तो पूरी तरीके से आयनन होने के कारण इसको हमने क्या कह दिया, प्रबल क्षार कह दिया। दुर्बल क्षार का मतलब है जिसका पूर्णतः आयनन नहीं होता। बहुत सारे एग्जाम्पल आप याद रख सकते हो, जैसे कि NH4OH, इसके अंदर आप याद रख सकते हो CaOH2, इसके अंदर आप याद रख सकते हो MgOH2। बहुत सारे हैं जो कैसे हैं, दुर्बल क्षार होते हैं। तो ये चीज़ आपको समझ में आ चुकी होगी। नेक्स्ट मैंने बात करी थी हाइड्रोनियम आयन की। हाइड्रोनियम आयन का मतलब है कि जब किसी अम्ल को जल में डालते हैं तो अम्ल से H+ आयन निकलता है और जल का सूत्र H2O होता है। ये H+ आयन विद्यार्थियों अत्यधिक क्रियाशील होता है, जिसके कारण ये आपस में क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं और H3O+ यानी कि हाइड्रोजन आयन का क्या कर देते हैं, निर्माण कर देते हैं। चले आगे। उदासीनीकरण अभिक्रिया को हमने समझा था कि जब अम्ल को क्षार में मिलाते हैं तो अम्ल से निकलने वाला H+ आयन और क्षार से निकलने वाला हाइड्रोक्सिल आयन आपस में मिल जाते हैं और जल का निर्माण करते हैं। और इसके साथ में कुछ ऊष्मा निकलती है जिसे हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं और इस रिएक्शन का नाम क्या हो जाएगा, उदासीनीकरण अभिक्रिया हो जाएगा। और इसके बाद हमने बताया था कि आर्सेनिक की संकल्पना केवल H+ आयन युक्त अम्लों के लिए और OH- आयन युक्त क्षारों के लिए ही लागू होती है, अदरवाइज ये लागू नहीं होती है। तो ये तो आपने विद्यार्थियों पढ़ ली आर्सेनियस की संकल्पना। तो आर्सेनियस की संकल्पना हो जाने के बाद नेक्स्ट हमारी संकल्पना विद्यार्थियों रहेगी ब्रांस्टेड-लोरी संकल्पना, जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि ब्रांस्टेड-लोरी के अकॉर्डिंग अम्ल क्या है और ब्रांस्टेड-लोरी के अकॉर्डिंग क्षार क्या होते हैं। सबसे पहले हम इसकी थोड़ी सी अगर परिचय की बात करें तो ब्रांस्टेड और लोरी ये अलग अलग वैज्ञानिक थे। ब्रांस्टेड विद्यार्थियों थे डेनिस के वैज्ञानिक थे, इनका पूरा नाम था जोहान्स ब्रांस्टेड। लोरी का पूरा नाम था थॉमस एम लोरी, जो कि अंग्रेज थे, अंग्रेज थे। डेनिस के वैज्ञानिक थे जोहान्स ब्रांस्टेड और अंग्रेज वैज्ञानिक थे थॉमस एम लोरी। इन दोनों ने एक संकल्पना दी जिसको हम कहते हैं ब्रांस्टेड-लोरी संकल्पना। और ये संकल्पना विद्यार्थियों कब दी थी, 1874 to 1906, 1874 से लेकर 1906 तक इन्होंने काम किया और इन्होंने एक संकल्पना प्रस्तुत की जिसे हम कहते हैं ब्रांस्टेड-लोरी संकल्पना। इनके अनुसार अम्ल होते हैं विद्यार्थियों प्रोटॉन दाता अम्ल हैं और जो प्रोटॉन को ग्रहण करते हैं या हम कहेंगे कि जो प्रोटॉन ग्राही होते हैं, प्रोटॉन ग्राही होते हैं, उनको क्या कहते हैं, उनको ब्रांस्टेड-लोरी के अकॉर्डिंग क्षार कहा जाता है। अम्ल जो प्रोटॉन को दान करते हैं प्रोटॉन दाता होते हैं। क्षार का मतलब है जो प्रोटॉन को ग्रहण करते हैं या प्रोटॉन ग्राही होते हैं। यहाँ पे इन्होंने अम्ल और क्षार के साथ साथ में संयुग्मी अम्ल और संयुग्मी क्षार की अवधारणा भी प्रस्तुत की थी। तो कौन संयुग्मी अम्ल होते हैं और कौन संयुग्मी क्षार, उनको भी देख लीजिए। तो विद्यार्थियों जो अम्ल होते हैं
वो अम्ल हमेशा अपने संगत क्या बनाएगा, संयुग्मिक क्षार का निर्माण करेगा, संयुग्मिक क्षार बनाएगा। और जो विद्यार्थियों क्षार होंगे, क्षार हमेशा संयुग्मी अम्ल बनाएंगे। तो इस प्रकार का ये जोड़ा बनता है। कैसा जोड़ा बनेगा, संयुग्मी अम्ल में लिख देता हूं, संयुग्मी अम्ल, कि जो अम्ल होगा वो अपने संगत क्या बनाएगा, संयुग्मी क्षार बनाएगा, और क्षार होगा वो अपने संगत संयुग्मी अम्ल का निर्माण करेगा। एक रिएक्शन देख लो, उसकी सहायता से समझ लो कि कौन अम्ल है, कौन क्षार है, कौन संयुग्मी अम्ल है, कौन संयुग्मी क्षार है। तो यहां पे मैंने लिखा ये HCl, इसकी रिएक्शन मैंने करवाई जल के साथ, और जब इसकी रिएक्शन जल के साथ में हम करवाते हैं तो इस प्रकार की रिएक्शन होगी, और यहां पे बन जाएगा H3O+, और इसी के साथ में निकल जाएगा Cl-। अब इस रिएक्शन को समझना विद्यार्थियों ध्यान से। यहां पे विद्यार्थियों हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है जो किससे क्रिया कर रहा है, जल के साथ में क्रिया कर रहा है। क्या बना रहा है, हाइड्रोनियम आयन बना रहा है, इसके साथ में क्लोराइड आयन का निर्माण हो रहा है। अब देखिए इसमें से प्रोटॉन दे कौन रहा है, जो भी प्रोटॉन को दे रहा है, प्रोटॉन दाता है, वो सीधा सीधा क्या हो जाएगा, अम्ल हो जाएगा। तो यहां पर आप देख रहे होंगे कि पहले यहां पे HCl था और यहां पे अब H निकल चुका है, Cl बचा। इससे प्रोटॉन निकला है, मतलब इसने प्रोटॉन का दान किया है, इसका मतलब है ये तो विद्यार्थियों क्या हो गया, अम्ल हो गया। ये पहले H2O था, इसने एक हाइड्रोजन आयन ग्रहण किया और क्या बना दिया, हाइड्रोनियम आयन बना दिया। इसका मतलब इसने प्रोटॉन को क्या किया, ग्रहण किया। इसका मतलब है ये विद्यार्थियों क्या हो गया, क्षार हो गया। अकॉर्डिंग टू ब्रांस्टेड लोरी, जो भी प्रोटॉन को ग्रहण करेगा वो क्या होगा, क्षार होगा। आ रही ना बात समझ में आपको। तो अम्ल जो दान करता है, दान करेगा मतलब हाइड्रोजन की कमी होगी, ये कमी हो गई भाई, यहां से निकल गया, अब Cl- ही बचा है। ये क्षार है, ये हाइड्रोजन आयन को ग्रहण करेगा, यहां पे ग्रहण कर लिया ना, पहले 2 थी अब 3 हो चुके। अब बात करते संगत की। संगत का मतलब है इससे तो ये बना और इससे भाई ये बना, दोनों बातें समझ में आ गई। HCl से Cl- बना, H2O से H3O+ बना। अब देखें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से Cl- का निर्माण हुआ। मैंने कहा था विद्यार्थियों, जो भी अम्ल होगा अपने संगत क्या बनाएगा, संयुग्मिक क्षार बनाएगा। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl अपने संगत Cl- जो कि क्या है, संयुग्मिक क्षार है। तो यहां पे मैंने लिख दिया ये संयुग्मिक क्षार, संयुग्मिक क्षार का निर्माण करता है। और यहां पर जो क्षार है वो अपने संगत किसका निर्माण करेगा, क्षार अपने संगत संयुग्मी अम्ल का निर्माण करेगा। इसका मतलब है ये हो जाएगा संयुग्मी अम्ल। तो इतना सा कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, किसके अंदर, ब्रांस्टेड लोरी की संकल्पना के अंदर। तो स्टूडेंट्स ये आज का वीडियो था अरेनीज की संकल्पना के बारे में और ब्रांस्टेड लोरी की संकल्पना के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ चुका है, अच्छा लगा है, तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लगातार हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी प्रिय विद्यार्थियों का बेहद बेहद बहुत बहुत धन्यवाद।